ओके एवरीवन, तो कल के क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? इंक्रीजिंग फंक्शन इज इट राइट? तो इंक्रीजिंग फंक्शन कितने टाइप का पढ़ाया हूँ? बट ऑल इंक्रीजिंग फंक्शन लेने के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ते हुए चला जाएगा बाई का वैल्यू, राइट? dy by dx should be greater than 0 for all increasing function. स्लोप ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? यस, दिस इज द कंडीशन. इसका मतलब तीन कैटेगरी में, जितना भी कैटेगरी कल के क्लास में देखे होंगे, सब में स्लोप पॉजिटिव था, राइट? इच एंड एवरी पॉइंट पे, एक्सेप्ट फ्यू आइसोलेटेड पॉइंट. कुछ पॉइंट को छोड़कर अदरवाइज सारे पॉइंट पे देख रहे होंगे स्लोप पॉजिटिव है, करेक्ट ना? तो अब अगर बोला जाए कि इंक्रीजिंग फंक्शन तो है, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप, इसका मतलब सर इसको दो पार्ट में देखिए, एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और दूसरा इंक्रीजिंग स्लोप. तो इसके लिए कंडीशन क्या है सर? इसके लिए तो m शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट? इसका मतलब m का वैल्यू पॉजिटिव भी हो एंड वैल्यू ऑफ m इंक्रीजेज, राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए m का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तीनों में कॉमन रहेगा ये बात. लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज थ्री कैटेगरी का हो गया, तो इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप के लिए इट इज काइंड ऑफ दिस वन. मान लेते हैं मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ देखना है ध्यान देकर, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, करेक्ट? अब यहाँ पे ए फंक्शन इंक्रीजिंग है बिकॉज स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन ए इंक्रीजिंग फंक्शन किस नेचर का है सर? ए इंक्रीजिंग फंक्शन में वैल्यू तो बाई का बड़ा हो रहा है, साथ में एम का वैल्यू भी बड़ा हो रहा है, इज इट राइट? इसका मतलब है दिस इज द ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप. क्या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन? दिस इज द ग्राफ ऑफ increasing function with increasing slope. ठीक है ना? यहां तक आइए. फर्स्ट, किसी को समझना प्रॉब्लम? चलिए इसको हटाया जाए एवरीवन. Again, I will request you everyone, प्लीज़ MM सर का मैथमेटिकल टूल का हर एक प्रॉब्लम एग्जाम्पल आप कर लीजिए. ऐसे मैथमेटिकल टूल का ऑब्वियस सी बात है मैं असाइनमेंट बनाकर आपके लिए अलग से दूंगा, जिसमें कि बहुत छोटा छोटा सा डिफ्रेंशिएशन रहेगा, करेक्ट? इंटीग्रेशन भी रहेगा. बट पहले सर का सारा लेक्चर को आप फॉलो अप कीजिए, बिकॉज विदाउट हेल्प ऑफ वेक्टर एंड मैथमेटिक्स आगे का सफ़र आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा. अगर मैथमेटिक्स पे थोड़ा बहुत पकड़ हो गया, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आगे बहुत इन्जॉय कीजिएगा फिजिक्स में, फिर फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा.
बिकॉज जो क्वेश्चन पूछने का नेचर रहता है फिजिक्स में, वो ग्राफिकल क्वेश्चन भी आता है। मैथमेटिकल तो आता ही है, बट ग्राफिकल भी आता है। तो ग्राफ भी का भी समझ में होना पड़ेगा। मतलब सर अलग अलग फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जितना फंक्शन यूज होगा उसका मैं बेसिक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। जितना भी फिजिक्स में मोटा मोटी ग्राफ लगेगा, तो एक कंप्लीट ग्राफ में मैं छोटा छोटा ग्राफ सिखाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है एवरीवन? बट ग्राफ का भी समझ आपको तभी होगा जब इन सब बातों को समझेगा। सेकेंड कैटेगरी क्या रहेगा? इंक्रीजिंग फंक्शन विथ कांस्टेंट स्लोप। ये भी दो पार्ट को मिलाकर बोल रहे हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब एम का वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगा एंड वो पॉजिटिव वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, राइट? इसका मतलब सर इस आप बोलना चाह रहे हैं इट इज काइंड ऑफ दिस वन, इस टाइप का कुछ चीज़, राइट? इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, तो सर इंक्रीजिंग फंक्शन विथ कांस्टेंट स्लोप तो तभी होगा ना जब स्ट्रेट लाइन जैसा रहेगा ग्राफ। और स्ट्रेट लाइन के जैसा अगर ग्राफ रहेगा मतलब काइंड ऑफ लीनियर फंक्शन रहेगा। एग्री? चलिए फास्ट। तो एक इस ग्राफ को क्या बोलिएगा? एक किस टाइप का ग्राफ है? अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टर्म में बोला जाए तो सर दिस इज द ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन विथ कांस्टेंट स्लोप, राइट? चलिए यहां तक आइए। हो गया? थर्ड कैटेगरी क्या रहेगा? सर इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग स्लोप। ओके, मतलब सर वैल्यू एम का वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगा नो डाउट, बट वो पॉजिटिव वैल्यू टाइम के वो पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज करते रहेगा, करेक्ट? सबका मैं एग्जांपल लूँगा, डोंट वरी। इसका मतलब सर यहाँ का मतलब हुआ एम ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव तो रहेगा बट वो पॉजिटिव वैल्यू कम होते जाएगा, करेक्ट? डिक्रीज करेगा, वो पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज करेगा। इस नेचर का ग्राफ रहेगा, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है एवरीवन, स्लोप तो पॉजिटिव है ना। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट पे एक्सेप्ट फ्यू आइसोलेटेड पॉइंट, ऑलमोस्ट। अब आप सोच रहे हो सर एक्सेप्ट फ्यू आइसोलेटेड पॉइंट, तो इतना अभी आप डेप्थ में मत जानिए, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th में पूरा एक चैप्टर है। जो मैथ का सर पढ़ाएंगे क्लास 12th में जाइएगा, पूरा एक चैप्टर ही है। बट मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूँ कि इसमें से आप में से बहुत लोग बिल्कुल प्योर मेडिकल वाले स्टूडेंट होंगे, जिनको क्लास 12th जाते हैं तो मैथ से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, उनको भी फिजिक्स सीखते रहना है, तो उसके लिए मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, जीरो और अगर जीरो तो हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव होगा तो नहीं लेता किसी को वैल्यू डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने हेडिंग ही बनाया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या हो सकता है? एम का वैल्यू पॉजिटिव और जीरो कहीं पे एक आध पॉइंट पे, ये आगे जाकर कहीं पे जीरो होगा, लेकिन ये वापस से हमसे मुड़ के नहीं आएगा, ठीक है? अगर उसको फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहे हैं, करेक्ट? ये हो सकता है, इतना तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये मुड़कर निगेटिव नहीं होगा, करेक्ट? अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वजह जहाँ एम का वैल्यू निगेटिव होता है तो वहाँ से फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन नाम देते हैं, करेक्ट ना? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये किसका ग्राफ कल पढ़ रहे थे बोली तो जहाँ से जहाँ तक पैराबोला का दोनों विंग्स रहेगा,
दोनों विंग्स मिलाकर क्या पैराबोलिक और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं सर। इस पार्ट में एम का वैल्यू निगेटिव है, इस पार्ट में पॉजिटिव है, यहाँ से इधर तो बोल सकते हैं। तो यहाँ तक, यहाँ से अगर पॉइंट ए से सी के बीच में इंक्रीजिंग, बट पॉइंट बी से ए के बीच में डिक्रीजिंग, राइट। इसका मतलब समटाइम्स कोई फंक्शन दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है कि किसी खास इंटरवल में इंक्रीजिंग हो, किसी खास इंटरवल में डिक्रीजिंग हो, बट जिस इंटरवल में इंक्रीजिंग रहेगा उसमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, राइट। इसलिए अभी मैं बातों को तोड़ तोड़ कर सिखा रहा हूँ। इसलिए जब तक उसको उस किसी खास इंटरवल में डोनाल्ड इंक्रीजिंग बोलते रहेंगे, उस इंटरवल में एम का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा और एक आध पॉइंट पे जीरो हो सकता है, इज इट राइट। ओके, तो इस ग्राफ को हम लोग, इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलेंगे एवरीवन? जरा एक बार बोल दीजिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? इसका मतलब है कि x का वैल्यू ज़्यादा होगा तो m का वैल्यू कम होता जाएगा, नहीं। x का वैल्यू ज़्यादा होगा तो m का वैल्यू कम होगा, लेकिन वो m का वैल्यू रहेगा पॉजिटिव, करेक्ट। इसको हटाया जाए। चलिए, बहुत बड़ा चीज़ पढ़ रहे हैं। इसका मतलब सर, अगर शॉर्ट नोट्स में एक साथ देखना हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन यही तीन टाइप का रहेगा, राइट। देखिए तो सही बोला, यही तीन कैटेगरी है ना, फोर्थ कैटेगरी नहीं मिलेगा 2 साल तक। इंक्रीजिंग फंक्शन का कितना कैटेगरी? 3 कैटेगरी। एकदम पोएम की तरह रट जाना है। इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ कांस्टेंट स्लोप, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप, राइट। मतलब आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होना चाहिए कि कहीं पे कोई ग्राफ देख लीजिए तो इस इतना एटलीस्ट दिमाग स्ट्राइक करे कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक एक कैसा फंक्शन है। ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन, बट इंक्रीजिंग फंक्शन भी तो 3 कैटेगरी का होता है, इसमें कौन सा फॉल होता है? ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत फ़ायदा हो जाएगा इससे। ड्राइंग ऑफ ग्राफ में आपका एक गजब का पकड़ बन जाएगा, समझे। तो यहाँ देखिए, तो ये 3 टाइप का ही है इंक्रीजिंग फंक्शन का, राइट। अब कहीं पे इस टाइप का नेचुरल ग्राफ देख लीजिएगा तो देखते ही आप बोल सकते हैं ओके दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, बिकॉज स्लोप पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग स्लोप। इसको क्या बोलिएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन विथ कांस्टेंट स्लोप। इस टाइप का ग्राफ का नेचर क्या बोलिएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप, राइट। तो मन लगा कर एक बार और लिख लीजिए इसको, किस किस कैटेगरी का है। ये आपका शॉर्ट नोट्स में कंक्लूजन में रहेगा, लिख पाएंगे? बोलते भी नहीं है, हो जाएगा। चलिए, सब लोग अटेंडेंस लगा लिए हैं स्टूडेंट? मैं चैट सेव कर सकता हूँ? अभी टाइम है, लगा सकते हैं। ओके,
देखिए स्टूडेंट, स्लोप के टर्म में डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैंने क्या लिखा, इफ स्लोप इज निगेटिव देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, राइट। अब बहुत बढ़िया से समझिएगा, x2 ग्रेटर देन x1, राइट। मेरे ग्राफ में देखिए सही से, x2 ग्रेटर देन x1, बट व्हाट अबाउट y1/2, इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट स्लोप भी हम लोग बता सकते हैं। इसका मतलब इफ़ x का वैल्यू इंक्रीजेज और वैल्यू ऑफ y डिक्रीजेज, तो इस टाइप के नेचर के ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के नेचर का फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इट इज़ काइंड ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, इज इट राइट। और इसी को स्लोप के टर्म में क्या बोलेंगे कि इस टाइप का जो भी नेचर रखेगा उसका स्लोप निगेटिव होगा विथ फ्यू आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड मतलब एक आध पॉइंट को छोड़कर। तो इस ग्राफ का अगर नेचर को आप देखेंगे ध्यान से, अगर एनालाइज कीजिएगा जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे अगर स्लोप पूछेंगे सर निगेटिव है, राइट, एंगल ऑब्ट्यूज है। यहाँ भी क्या है सर, एंगल ऑब्ट्यूज है, निगेटिव ही है। इसका मतलब इस ग्राफ के ईच एंड एवरी पॉइंट पे स्लोप निगेटिव है। तो अगर स्लोप निगेटिव है तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे कि उस इंटरवल में ग्राफ मेरा डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। यहाँ तक आ जाइए। हो गया ना, ओके। इसको हटाया जाए एवरीवन। देखिए स्लोप क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। निगेटिव है। बोलिए थीटा ए और थीटा बी, क्या आपको लग रहा है कि थीटा एक्स ज़्यादा हो रहा था, थीटा कम हो रहा है, और लेकिन कम होते होते कहाँ तक जाएगा, 90 की तरफ जा रहा है, कभी जीरो तो हो ही नहीं पाएगा अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो, राइट। वजह कि सर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो स्लोप तो निगेटिव रहना है। अगर इफ ग्राफ ऑफ यहाँ पे इस डायग्राम के लिए इफ दिस इज द ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन
नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअल में इफ़ दिस इज द ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एंगल तो ऑप्टिज ही रहना है स्टूडेंट। क्यों ऑप्टिज रहना है? बिकॉज सर तभी तो tan का वैल्यू निगेटिव रहेगा, राइट? ओके। और एंगल कम होते जा रहा था, कम होते होते मैक्सिमम मिनिमम एंगल क्या मान सकते हैं? यहाँ पे कम हो रहा है, 90 मान सकते हैं, राइट? इसका मतलब है इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलिएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप। डिक्रीजिंग फंक्शन विथ, अब यस, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग स्लोप, एक मिनट में इसको 2-3 बार बोलूँगा। फंक्शन तो डिक्रीजिंग है क्योंकि स्लोप नेम निगेटिव है, बट क्या इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं? दिस इज द ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसे ही डिक्रीजिंग फंक्शन बोल दिया मतलब एम निगेटिव, विथ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एम। वजह खुद यहाँ जानिए, tan 135 डिग्री का क्या वैल्यू होता है जरा बताइए तो सर। -1 और tan 150 का क्या वैल्यू होता है? वेरी गुड, -1/√3। अगर एंगल 150 रहा होगा तो स्लोप को हम लोग बोलेंगे -1/√3, और अगर एंगल 135 रहेगा तो स्लोप का वैल्यू को -1 बोलेंगे। -1 बड़ा या -1/√3 बड़ा? -1 बड़ा। हु विल टोल्ड यू कि एक मिनट, -2 और -4 में कौन बड़ा? तो -1/√3 और -1 में -1 बड़ा हो जाएगा। देन -1/√3 का मतलब मोटा मोटी वैल्यू रहेगा -0.5 के आसपास। डिवाइड करके देखिएगा तो, राइट? 0.58 समथिंग लाइक। तो -0.5 और -1 में मुझे लगता है ये बड़ा होना चाहिए। व्हाट अबाउट यू? यस, इसका मतलब है कि इस केस में 150 से 135, 135 से 120, 120 से 100 ऐसे आ रहे हैं, तो एंगल तो छोटा हो रहा है, बट अल्जेब्रिकली एम एक अल्जेब्रिक क्वांटिटी है ना। स्लोप एम क्या है? अल्जेब्रिक क्वांटिटी है, तो इसका वैल्यू को भी तो अल्जेब्रिकली दिमाग में चलेगा, राइट? इंक्लाइनेशन को छोड़िए, इंक्लाइनेशन को हटाइए दिमाग से। बट क्या इस टाइप के ग्राफ को हम लोग बोल सकते हैं कि सर दिस इज द ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एम? वजह सर लास्ट जाते जाते 90 प्लस पर रहेंगे। 90 प्लस समझते हैं ना? 90 से थोड़ा बड़ा तब वैल्यू हो जाएगा -∞, राइट? तो एम का वैल्यू बड़ा हुआ या कम होता चला गया? कम होता। तो इस टाइप के ग्राफ को आज पर क्या पढ़ना है? दिस इज द ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एम। इज इट राइट? मैं डिक्रीजिंग स्लोप इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि स्लोप बोलने से आप लोग को किसी के माइंड में आएगा स्लोप का मतलब कहीं कहीं पे दिमाग में इंक्लाइनेशन भी दिमाग में बैठा रहता है, राइट? तो इंक्लाइनेशन वाला टर्म को हटाइए, यहाँ पे ऐसे पढ़ा कीजिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एम। किसी को आपत्ति, किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन? क्लियर है ना एवरीवन? लिख लीजिएगा। किसी को डाउट है तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ। हाँ लिख लीजिए। तो उसमें तो थीटा 90 से बड़ा ही रहेगा ना, तभी तो एम का वैल्यू निगेटिव रहेगा, राइट?
यहाँ देखिए, अब बताइए थीटा बी ग्रेटर देन थीटा ए है, इज इट राइट? इसका मतलब स्टूडेंट जैसे जैसे एक्स का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है थीटा कम हो रहा है या थीटा ज़्यादा हो रहा है? थीटा ज़्यादा हो रहा है। और थीटा ज़्यादा होते होते कहाँ तक जाएगा? 180 के टच करेगा, राइट? एग्री? और tan 180 क्या होता है? 0। और थीटा का वैल्यू 180 से 90 के बीच में अगर रहता है तो थीटा बड़ा करते हैं तो tan थीटा का वैल्यू भी बड़ा होता है। आप चेक करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तो देख रहे थे, कोई पूछेगा tan 135 बोलिएगा -1, कोई बोलेगा tan 150 बोलिएगा -1/√3। तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग स्लोप और इस एंगल के करस्पॉन्डिंग स्लोप, सर इसका स्लोप बड़ा रहेगा, इसका स्लोप छोटा रहेगा। वैल्यू ऑफ एम के टर्म में बात कर रहा हूँ, राइट? किसी को समझ में आ गया है? इसका मतलब इस टाइप का डिक्रीजिंग, इसको क्या बोलिएगा? इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन तो है क्योंकि एम निगेटिव है, क्योंकि एंगल ऑप्टिज मिलेगा टेंजेंट का, बट इसको पढ़ेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एम, करेक्ट? डिक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ, और m का वैल्यू इंक्रीज होते होते कहाँ तक जाएगा? सर जब एंगल 180 हो जाएगा तो m का वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट? तो खुद दिमाग दौड़ाइए, -10, -8, -2, -3, -2, -1, -½ और तब आकर 0 हो रहा है। तो यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए, तो वैल्यू डिक्रीज हो रहा था या इंक्रीज हो रहा था? दैट्स वाई इस टाइप के नेचर को मैंने क्या बोला? डिक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एम, इज इट राइट? चलिए डू इट फास्ट। हो गया ना? ओके एवरीवन, देखिए तो स्लोप वेरिएबल है या कांस्टेंट है? स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है? और निगेटिव है तो इसको डिक्रीजिंग फंक्शन ही बोलेंगे, राइट? इसका मतलब है दिस इज द ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट? डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब एम का वैल्यू निगेटिव विथ कांस्टेंट स्लोप, राइट? मतलब वो निगेटिव वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, करेक्ट ना? इसका मतलब है कि एम निगेटिव है और इसका मतलब है जो निगेटिव वैल्यू कांस्टेंट है, राइट? तो डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ का नेचर भी कितने टाइप का रहेगा आज के बाद? सर इसका मतलब यस, या तो ऐसा रहेगा, नहीं तो ऐसा रहेगा, नहीं तो ऐसा रहेगा, राइट? डिक्रीजिंग फंक्शन यही 3 टाइप का रहेगा आज के बाद। तो आप तीनों को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन किस नेचर का है। ए किस नेचर का है, बी किस नेचर का है और सी किस नेचर का है। ए को पढ़िए तो किस नेचर का है? डिक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एम, क्या मैंने सही बोला? बी है डिक्रीजिंग फंक्शन विथ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एम, सही है? सी है डिक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एम, इज इट राइट? चलिए
इसको हटाया जाए। ठीक। नोमेनक्लेचर में का शॉर्ट नोट्स बनाना रहेगा तो सिर्फ बेस नेम और उसका की पॉइंट। हर कंपाउंड में 4-5 ही की पॉइंट रहेगा, तो वो सिर्फ लिखिएगा। और अल्केन के टाइम पे बहुत सारा की पॉइंट रहा होगा, बाकी में की पॉइंट नहीं रहता। बाकी में तो यही रहता ना, अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर। तो एग्जाम्पल नहीं लिखना है और पूरा नोमेनक्लेचर आपका 5 पेज में आ जाना चाहिए। बट बनाइएगा पक्का, क्योंकि किसी भी टाइम पे नोमेनक्लेचर का एक बार देख रिविजन कर लीजिए। तो पूरा नहीं, बस वो की पॉइंट को ही देख लेना है। भूलते क्या हैं, भूलते हैं बेस नेम। अब एस्टर का बेस नेम तो खोजते रहेगा कि शॉर्ट नोट्स में रहेगा लिखा हुआ अल्कानोएट, राइट, मिथाइल अल्काइल अल्कानोएट। अब वहाँ आपको की पॉइंट रहना चाहिए, द ग्रुप इज अटैच विथ ऑक्सीजन रिटर्न फर्स्ट, इज इट राइट। चलिए, सेट थ्योरी में इसका मतलब समझते हैं ना कि एक्स का वैल्यू है डोमेन है, मतलब एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है। यस, बट यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक अगर ऐसा रहता, इसका मतलब जीरो भी ले सकते हैं, इसमें जीरो नहीं ले सकते हैं, राइट। यस, तो अब यहाँ पे देखना है, मैंने एक ग्राफ दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी यहाँ पे एग्जांपल भी ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, केमिस्ट्री में मुझे इस टाइप का रिक्वायरमेंट होगा। मैंने क्या लिखा, P इक्वल टू K/V, करेक्ट। इसको लिखना नहीं है। इसका मतलब वर्टिकल एक्सिस पे प्रेशर रहेगा, राइट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वॉल्यूम रहेगा। इस P किसका काम कर रहा है, बाई का, अब V किसका काम कर रहा है, एक्स का। तो नहीं लगता कि सर इट इज़ काइंड ऑफ बाई इक्वल टू 2/x के जैसा, या इवन बाई इक्वल टू 1/x के जैसा। K का काम यहाँ पे 1 करेगा, करेक्ट। इसका मतलब जो भी यहाँ पे ग्राफ सीखेंगे, कहीं ना कहीं मुझे मेरे माइंड में चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे कैसे यूज होता है, उसको ध्यान से सीखेंगे। ऐसा नहीं बस एग्जाम्पल सर ले लिए, मैं भी देख लेता हूँ, नॉट लाइक दैट, प्रॉपर सीखते हुए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इस टाइप का ग्राफ को, ये जो मैंने इस टाइप के एक्सप्रेशन को जो मैंने दिया y इक्वल टू 1/x, इस टाइप का ये आपका 11th क्लास में मैथ में सिलेबस में है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपको सर पढ़ाएंगे, मैथ वाला सर, ठीक है। और उसमें इसका नाम है हाइपरबोला। तो आज के बाद y इक्वल टू 1/x या इवन y इक्वल टू 1/x², मतलब ऊपर में कांस्टेंट और नीचे में वेरिएबल, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। y इक्वल टू 1/x² या y इक्वल टू 1/x या y इक्वल टू 2/x³, नीचे में वेरिएबल है ना। तो इस टाइप का जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोलिक। क्या बोलेंगे, हाइपरबोलिक बोलेंगे, एग्री ना। अब यहाँ पे देखना है कि सर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता तो होना पड़ेगा कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, या ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, करेक्ट। यही तो 6 टाइप का है आपके लाइफ में, यही 6 रहेगा ना मैक्सिमम। ऐसा 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 नहीं तो 3 डिक्रीजिंग और 3 इंक्रीजिंग, राइट। पहले चेक कर लेते हैं, तो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है,
अब मैंने डोमेन मेंशन कर दिया कि आपको एक्स का, अगर ये बात नहीं मेंशन करते तो आपके दिमाग में चलता सर कहाँ तक सोचें, एक्स का वैल्यू क्या ले, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि एक्स का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में। मुझे सिर्फ मैंने आपको टास्क दिया कि इसका ग्राफ, एक रफ ग्राफ स्केच करना है। तो रफ ग्राफ स्केच करने का एक तरीका तो ये रहता है, जैसे आप 8th क्लास 9th क्लास में ग्राफ के नोटबुक पर करते थे, नहीं, एक्स का वैल्यू x1 लिए, वहाँ पे वाई का वैल्यू y1, एक्स का वैल्यू x2 लिए, वाई का वैल्यू y2, शायद ऐसे ही करते होंगे ना, एक्स का वैल्यू x3 लिए, वाई का वैल्यू y3, और धीरे धीरे उन सारे पॉइंट को स्मूथली मिला देते हैं, राइट, पेंसिल से। बट यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग 11th क्लास 11th में तो थोड़ा चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करके देखेंगे। तो इस जोन में सबसे पहले तो ये बताइए, बिना स्लोप का बात करते हैं, इस जोन में नहीं लगता है कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू सर बड़ा लीजिएगा तो वाई का वैल्यू कम होगा, क्योंकि एक्स डिनोमिनेटर में है। चलिए, इसका मतलब एक तो अंदाज़ा हो गया कि सर इट इज़ काइंड ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। सब लोग एग्री हैं कि सर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है और एक्स का वैल्यू बड़ा होगा तो वाई का वैल्यू छोटा होगा, तो इट इज़ काइंड ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। बट डिक्रीजिंग फंक्शन अब 3 टाइप का है। अब आपके दिमाग में चलेगा कि डिक्रीजिंग तो मैंने गेस कर लिया विदाउट द हेल्प ऑफ स्लोप, बट डिक्रीजिंग फंक्शन तो सर ने 3 टाइप का पढ़ाया है, राइट। ये तीनों में कौन सा होगा वो डिस्कस करना है। चलिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, dy बाई डी एक्स, 1/x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सब लोग निकालिए। सब लोग से हो पाएगा डिफ्रेंशिएशन या मैं डिफ्रेंशिएशन करूं? मुझे लगता है कि -1/x² आया होगा, राइट। वेरी गुड, यही सबका आया है ना। और यही आपका क्या है, स्लोप है, करेक्ट ना। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट x का वैल्यू ज़्यादा तो m का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा भाई। कैसे, मैं बता रहा हूँ कैसे, एक ही बात को बार बार समझाना पड़ता है, नहीं। इसमें याद है बोले थे n का वैल्यू ज़्यादा तो en का वैल्यू ऑल्सो ज़्यादा। अब कुछ बत्ती जला दिमाग का, क्यों सर? निगेटिव की वजह से गड़बड़ हो जाता है हम लोग के साथ। ऐसे तो हम लोग सही ही हैं, हम लोग क्या है कि इतने इनोसेंट पीपल हैं कि हम लोग बस न्यूमेरिकल वैल्यू पर दिमाग जाता है, राइट। निगेटिव को तो भूल ही जाते हैं और वो निगेटिव की वजह से काम उल्टा हो जाता है। एग्री? अब बताइए, आप लोग समझे मैंने क्या समझाया? मैं तो समझ गया कि मैं क्या बोला। एक्स का वैल्यू ज़्यादा तो एम का वैल्यू कम बोले, ज़्यादा बोले बजाय सर एक कुछ ऐसा हो जाएगा -4 -2 -1, राइट। इसका मतलब है कि एक किस टाइप का डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्लोप तो सर ऑलवेज निगेटिव रहेगा, यहाँ देख लीजिए स्लोप, कोई पूछेगा स्लोप क्या स्ट्रिक्टली क्या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? यस, ब्रैकेट के अंदर 1/x² है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और आगे में निगेटिव है, मतलब स्लोप इज स्ट्रिक्टली निगेटिव, राइट। मतलब फंक्शन तो डिक्रीजिंग रहेगा लेकिन फंक्शन डिक्रीजिंग में कौन सा कैटेगरी में फॉल करेगा। तो 3 टाइप का डिक्रीजिंग फंक्शन आपको दिखाए हैं, ए। मुझे लगता है इस कैटेगरी में फॉल करना चाहिए इसका ग्राफ। यस, इतना तो आइडिया हो गया कि सर किस कैटेगरी में फॉल करेगा। अब यहाँ देखिए, समझ गए ना स्टूडेंट, एवरीवन? ओके, इसका स्लोप क्या कांस्टेंट रहेगा या स्लोप वेरिएबल है? सर कोई पूछा क्यों, तो सर स्लोप इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स, स्लोप का वैल्यू भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्स अलग तो स्लोप अलग, राइट। एक्स अलग तो स्लोप इज ऑल्सो अलग, करेक्ट ना। ओके, अब आप लोग बताएं एक्स टेंडिंग टू 0 देन वाई टेंडिंग टू व्हाट, इन्फिनिटी ना एवरीवन, करेक्ट। और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन y टेंडिंग टू
0। इसका मतलब दो जगह पे तो सर पता है, इसका मतलब है कि बाई एक्सिस को कहीं पे टच नहीं करेगा। टच करने के लिए इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा, और इन्फिनिटी हम लोग देखे नहीं है, राइट। और एक्स एक्सिस को भी कहीं टच नहीं करेगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी, तब बाई का वैल्यू 0। इसका मतलब है कि सर ये ग्राफ इस नेचर का रहेगा, राइट। समझ गए। इसको टच क्यों नहीं किया, क्योंकि टच सर टच नहीं होगा, कहीं पे जाकर ये टच करने के लिए बाई का वैल्यू इन्फिनिटी होना पड़ेगा, और बाई का वैल्यू इन्फिनिटी होने के लिए एक्स का वैल्यू 0। बट एक्स का वैल्यू 0 अगर पुट करते हैं तो बाई इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो हमने देखा नहीं है। फिर बाई का वैल्यू 0 होने के लिए एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी पे जा नहीं सकते हैं। इसका मतलब अब यहाँ पे अगर आज का क्लास में आइडिया नहीं रहता कि बाई इक्वल टू 1/x का ग्राफ, अब आप कोई भी पूछ सकता है। जनरली ये सब ग्राफ होता क्या है ना, कि बाकी जगह पे सब ग्राफ को रटवा दिया जाता है कि अभी के लिए रट लो, बट हम लोग इस ग्राफ को पढ़ पाए और समझ पाए कि ऐसा ही ग्राफ क्यों हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा हेल्प आपको क्या है, स्लोप, राइट। इसका मतलब आज के बाद इस टाइप का हाइपरबोला का, और हाइपरबोला मैंने क्या बोला, हाइपरबोलिक टाइप कौन होगा, जिसमें ऊपर में कांस्टेंट रहेगा, नीचे में वेरिएबल, राइट। तो इस टाइप का ग्राफ का नेचर इस तरीके का रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब 3 टाइप का डिक्रीजिंग था, बट उसमें आप समझा पाए मुझे कि सर कौन सा डिक्रीजिंग होगा, इज इट राइट। चलिए ड्रॉ कर लीजिए। तो आज के बाद इस टाइप का ग्राफ, यस, तो सब लोग देख लीजिए, इस टाइप का फंक्शन का मतलब हाइपरबोला अगर कहीं पे मैं बोल दूंगा तो इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ करना है, करेक्ट ना। चलिए यहाँ देखिए, और x के लिए अगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर x के लिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला तो आप कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं। सर x के लिए कुछ नहीं बोलिएगा तो मैं खुद से तो यहाँ से यहाँ तक सोचूंगा, राइट। नहीं भाई, माइनस से प्लस इन्फिनिटी, राइट, राइट। और इस टाइप का फंक्शन को बोलते हैं कैसा फंक्शन, पढ़िए मेरे साथ, एक्सपोनेंशियल। वेरी गुड एवरीवन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहाँ पे e का वैल्यू होता है 2.7, इसको नोट डाउन कर लेना है। कितना होता है, 2.71। अब आपको बताना है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो भाई dy/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट करता है, राइट। और e⁻x, और x का वैल्यू निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, डजंट मैटर, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, e⁻x तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सर e के पावर -2 कर दीजिए, क्या इसको आप निगेटिव बोलेंगे, नहीं सर, 1/e² पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। e के पावर +2 कर दीजिए, सर ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब है कि आपका स्लोप पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, इज राइट। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, जी राइट। और इंक्रीजिंग फंक्शन जैसे ही बोला गया तो आपके दिमाग में आएगा 3 टाइप का ही रहेगा, इन तीनों में से कोई एक जैसा रहेगा, राइट। इन 3 में से कोई किसी एक के जैसा इसका शेप रहेगा, या तो ऐसा रहेगा, या तो ऐसा रहेगा, या तो ऐसा रहेगा। अब यहाँ देखिए, स्लोप आपका है, सब लोग समझ पा रहे हैं, स्लोप आपका है e⁻x, तो x का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो स्लोप कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, जरा देखिए तो। x का वैल्यू 2 तो e का स्क्वायर, x का पावर 3 e का क्यूब, इसका मतलब है, और e का
इट इज़ नॉट कंपल्सरी ऑलवेज ऐसा, ये तो पता है ना। 0.1 बड़ा या 0.1 का स्क्वायर बड़ा, कौन बड़ा? ये इसका मतलब ए वैल्यू छोटा है, ए वैल्यू बड़ा है, इज इट राइट? इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोग मैथमेटिक्स में बोल रहे हैं कि एक्स ज़्यादा तो स्लोप ऑल्सो ज़्यादा, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, इज इट राइट? जहाँ तक मुझे मैथमेटिक्स का नॉलेज है उसमें मेरे दिमाग में यही जा रहा है, शायद आपके दिमाग में भी यही जा रहा होगा, राइट? तो ई का वैल्यू 2.71 है, 1 से बड़ा है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ का नेचर रहेगा वो है इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप, राइट? इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप, और इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप में एंगल मैक्सिमम एंगल 90 को टच करेगा, राइट? इसका मतलब सर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इसका ग्राफ का नेचर ऐसा रहेगा, करेक्ट? ए और ए में इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ और इस नेचर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग में से किसी को प्रॉब्लम? नो। लेकिन डायरेक्ट अब इसमें देखना पड़ेगा, तो आपका मुझे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है? जहाँ तक मेरा एक्स का वैल्यू लेना है, राइट? ओके एवरीवन, एक्स का वैल्यू -∞ बाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स में एक्स टेंडिंग टू -∞, देन बाई टेंडिंग टू व्हाट? नहीं भाई, कैसे काम चलेगा? नहीं होगा ये। यस, पेन चलाना पड़ेगा, नहीं? करेक्ट। एक्स का वैल्यू -∞ पुट करेंगे तो ई टू द पावर -∞, उसको ऐसे लेकर आएंगे। ये मैथमेटिक्स है, इसमें कोई भविष्यवाणी नहीं चलेगा, पेन चलाना पड़ेगा, जिट राइट? ई टू द पावर -∞। और सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एडमिशन इज गोइंग ऑन, क्लास 11th का चल रही है, तो जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं मोस्ट वेलकम टू कैटलिस्ट। और अभी इट इज़ नो लेट है बट टू लेट नहीं है, अभी से भी आकर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एक या दो चैप्टर पीछे होने से उसको सब ऑब्वियसली सब कुछ तो रिकॉर्डेड है आज के डेट में। जितना मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ, इट इज़ काइंड ऑफ आर्ट, टीचिंग ऑल्सो आर्ट एक्ट, तो सब कुछ तो रिकॉर्डेड है आज के डेट में। और सही से कोई सिंसियर स्टूडेंट रहेगा सब कुछ हो जाएगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया। इसका मतलब एक्स का वैल्यू -∞ पे बाई का वैल्यू 0 रहेगा और एक्स का वैल्यू +∞ पे स्टूडेंट यस ∞ हो जाएगा। इस यहाँ तक समझ में आ गया? मैथ और ग्राफ से डरना नहीं है स्टूडेंट, जो चीज़ सबसे ज़्यादा डरा है उसका उससे उतना ही फाइट कीजिए। मतलब होता ना कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है, उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। लेकिन x इक्वल टू x टेंडिंग टू -∞ हम लोग देख नहीं पाए हैं। ये पता है कि अगर -∞ पहुँचेंगे तो 0 हो जाता, तो इसको यहाँ से ऐसे नहीं, इसी टाइप का नेचर रहेगा ना। 3 टाइप का इंक्रीजिंग फंक्शन था, इसमें हम लोग इस टाइप को सिलेक्ट किए, तो देखिए तो इसका शेप ऐसा है, इसके जैसा, इसका शेप सिमिलर टू दिस वन, इज इट राइट? और यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा? तो x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। कोई भी ग्राफ वर्टिकल एक्सिस को कहाँ पे कट करता है? वर्टिकल एक्सिस पे। जब x इक्वल टू वेर इट कट वर्टिकल एक्सिस के लिए क्या सिखाए थे? वर्टिकल एक्सिस पे कट करने x, तो x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो y का वैल्यू कितना आता है? 1। यहाँ पे 0 और 1 लिखेंगे, करेक्ट? तो आज आपने क्या सीखा? y इक्वल प्योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, y इक्वल टू e टू द पावर x का, राइट?
चलिए इसको हटाएं। ओके एवरीवन, अब कल के डेट में ऐसे रहेगा e के पावर x इक्वल टू e के पावर t, राइट। तो भाई यहाँ पे y का काम कौन कर रहा है, जल्दी से बोलिए, और x का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है। और तब ग्राफ प्लॉटिंग सीखना रहता, तो आप तो ऐसा ही करेंगे। और t का वैल्यू 0 के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, 0 और 1। लेकिन बाद में वी आर वेरी स्मार्ट पीपल, बाद में इसको रिजेक्ट करेंगे, करेक्ट ना। क्या बोलकर, टाइम निगेटिव नहीं होता है, करेक्ट। टाइम ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे कोई आपसे बोलेगा नहीं, अगर टाइम बोल दी, मैं इतना ही बोलूँगा कि टी यहाँ पे टाइम है, तो आप पूरा ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। उस ग्राफ में फिर देखेगा कौन सा ग्राफ मेरे काम का नहीं है, किस ग्राफ को डिलीट करना है, किस पार्ट को डिलीट करना है। तो इस पार्ट को, इधर वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे। कोई पूछेगा क्यों, ग्राफ तो यहाँ से शुरू होना चाहिए था, जस्ट लाइक दिस। बोला है टाइम निगेटिव नहीं होता है, करेक्ट। यस, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कैसे चला गया, ओके। आप तो वैल्यू क्या लेंगे x का, -∞, -100, -50, -40, -20, -10, -5, और x का वैल्यू तो -∞ से +∞ तक लेना था ना। सिर्फ निगेटिव ही लीजिएगा, पॉजिटिव ही लीजिएगा। तो निगेटिव यहाँ पे -∞, -100, -50, -40 करते करते 0 पे आ गए। उसके बाद इस तरफ भी तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अरे इसी अगर ग्राफ ऐसा रहेगा x इक्वल टू e⁻t, तो ग्राफ का नेचर तो ये था। लेकिन नहीं रहता है फाइनल ग्राफ ये होना चाहिए। इस वाले पार्ट को हटा दिए, क्यों हटा दिए, यस। तो अब समझ में आ गया कि इसका रियल ग्राफ ये था, बट आप बिगिनर हैं, लर्नर हैं जस्ट, तो इस पूरे हम लोग ड्रॉ पूरा कर लेंगे, बाद में इस पार्ट को डिलीट कर दीजिएगा, करेक्ट ना। लिखिए फास्ट, ठीक। y इक्वल टू e⁻⁻x। और अगर x के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, इसका मतलब यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम -∞ टू +∞, इज इट राइट। क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखना है ना, dy/dx, dy/dx कितना, मुझे लगता है ये आना चाहिए। क्या आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इसको, देखिए तो इतना था जितना मैं लिखा हूँ। आप लोग से डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा तो मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँगा। ठीक है, बहुत आसान था भाई। dy/dx, एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला तो पता है ना। आप ए लिख रहे हैं, करेक्ट, बट मैंने आपको क्या बताया था कि
एक्सपोनेंशियल का फार्मूला का रिजल्ट तभी मिलेगा जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पर रहना चाहिए। यहाँ पे -x है तो यहाँ भी तो -x होना पड़ेगा, करेक्ट। छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा पॉइंट जो तोड़ के बोलता हूँ ना, वो की पॉइंट रहता है मेरा, प्लीज़ उसको पकड़ के रखना है। मैंने डिफ्रेंसिएशन में e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन के लिए बोला हूँ e टू द पावर x। ये फार्मूला बहुत आपका हेल्प करेगा। प्रोवाइडेड जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे भाई -x था, यहाँ पे x था, तो काम चलेगा। यहाँ पे -x है तो यहाँ भी -x, फिर यहाँ पे -x, यहाँ पे dx, करेक्ट। अब इसका वैल्यू, इस ब्रैकेट का वैल्यू e टू द पावर -x आप बोल सकते हैं जस्ट लाइक दिस, लेकिन इसका डिफरेंशियल कितना, -1 ना, -1, दैट्स वाई क्या हो जाएगा -e टू द पावर -x, इज इट राइट। समझ में आ गया एवरीवन? सबको पूछ रहे हैं ये डिफरेंशिएशन समझ में आया है? रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, बड़ा समस्या है भाई ऑनलाइन में। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लास का। एक्चुअली ऑनलाइन क्लास में कुछ स्टूडेंट किसी को मॉनिटर पर समझ लिए हैं कि हाँ वो बोलते रहेंगे, बाकी मैं समझ लूँगा। किसी को भी भाई ऑनलाइन प्रॉब्लम है, कैरियर आपका है, किसी को भी अगर नहीं समझ में आता है प्लीज़ मुझे रोकिए, क्योंकि आप ऑफलाइन में क्लास में बैठे हुए नहीं हैं कि आपका चेहरा देखकर, एक्सप्रेशन देखकर मैं समझ जाऊँगा कि मुझे एक बार और बोलना है। ऑफलाइन क्लास में तो क्लास में घूमते रहते हैं। इसे थोड़ा भी कहीं पे डाउट रहता है तो विदाउट केयरिंग एनीवन, कोई क्या सोचेगा वो आपका लुकआउट नहीं है, थोड़ा भी डाउट रहता है पूछ लेना है। तो यहाँ तक डिफ्रेंसिएशन समझ में आया कि मैंने -e टू पावर -x लिख दिया, और ये है स्लोप। देखिए ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आगे में निगेटिव लगा हुआ है ना, इस वजह से एम का वैल्यू निगेटिव रहेगा, ये राइट। ओके, अब जैसे ही एम का वैल्यू निगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन होते ही मेरे दिमाग में आएगा ऐसा सिचुएशन, करेक्ट। तीन ही टाइप का डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें कौन सा मैच करेगा तो हम लोग देख लेते हैं 2x का वैल्यू लेकर। पहले x इक्वल टू एक काम कीजिए, x इक्वल टू 1 ले लीजिए, फिर x इक्वल टू 2 ले लीजिए, वहाँ से ही पता चल जाएगा, राइट। तो बोलिए x इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो क्या नज़र आएगा, तो m का वैल्यू -e टू द पावर -1, मतलब -1/e, करेक्ट। x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, आप दूसरा वैल्यू भी ले सकते हैं, तब क्या आएगा सर -e टू द पावर -2, मतलब -1/e²। दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा, -1/e² बड़ा वैल्यू है, नहीं निगेटिव की वजह से। संस्कार -1/e बड़ा है या -1/e², ड्यू टू निगेटिव साइन। निगेटिव साइन को माइंड में रखकर बोलना है। एम एक अलजेब्राइक क्वांटिटी है तो एम बड़ा या छोटा उसको अलजेब्राइक सेंस में ही आंसर देना है, न्यूमेरिकली नहीं पूछ रहा हूँ। तो अब कौन सा वैल्यू बड़ा है, ए बड़ा है, राइट। इसका मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया, एक्स का वैल्यू इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ एम इज ऑल्सो इंक्रीजेज। तो भाई ये तो इस टाइप का डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं होता था, राइट। ए रिजेक्ट हो जाएगा, ए रिजेक्ट हो जाएगा, ए सिलेक्ट होगा, करेक्ट है ना। इसी डिक्रीजिंग फंक्शन जिसमें मैंने डबल टिक लगाया है, उस डिक्रीजिंग फंक्शन में बोला होगा इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एम, इज इट राइट। इसका मतलब ग्राफ का नेचर ऐसा होना पड़ेगा, करेक्ट है एवरीवन। अब यहाँ पे x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, y का वैल्यू कितना फास्ट, इसमें x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पुट कीजिए, 0, वेरी गुड। और x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, देन
वेरी इन्फिनिटी और x का वैल्यू 0। यस, इसमें ग्राफ का नेचर ऐसा रहेगा जी, राइट। तो देखिए कितना बढ़िया से, मतलब आप हम लोग जो इस ग्राफ को ड्रॉ किए हैं प्रॉपर हर एक पहलू को गौर करते हुए, एनालाइज करते हुए, राइट। ऐसा ही क्यों होगा, करेक्ट। डिक्रीजिंग है लेकिन डिक्रीजिंग में भी 3 टाइप है, एक यही क्यों होगा। सबको समझ में आ गया। चलिए, तो आज के बाद एटलीस्ट इस 2 का याद रहेगा, y इक्वल टू e⁻x और y इक्वल टू e⁻−x। तो ये था सिचुएशन इंक्रीजिंग फंक्शन का, डिक्रीजिंग फंक्शन का। बाकी जो जहाँ पे आते रहेगा, जो भी फिजिक्स में पढ़ाने के ड्यूरेशन में, तो एटलीस्ट मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं वहाँ पे आपको कन्वे कर पाऊँगा कि ऐसा ग्राफ क्यों है। बस आप इस बात को याद रखिएगा कि इंक्रीजिंग 3 टाइप का और डिक्रीजिंग भी 3 टाइप का, इज इट राइट। ओके एवरीवन, मान लेते हैं पैराबोला है, ठीक है। तो क्या इस पैराबोला को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। इसको 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया जाए, ए बी और सी, मतलब इस लाइन के लेफ्ट में, तो क्या है सर, इट इज़ काइंड ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। इसका मतलब ए से बी तक क्या बोलिएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, इज इट राइट। कोई पूछेगा क्यों, एम निगेटिव है। अब बी से सी तक क्या बोलिएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि एम पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि कोई भी, और पैराबोला कौन रिप्रेजेंट करता है, ऑल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट पैराबोला, राइट। इसका मतलब है सर पैराबोला, पूरा पैराबोला में दोनों विंग्स को अगर फ्री छोड़ दिया जाए जहाँ तक जा सकता है, पैराबोला कितना विंग्स, 2 ना, यस। आई डोंट नो, आप लोग अभी तो 2 साल से मेला भी सही से नहीं घूम रहे होंगे दुर्गा पूजा का, राइट। हम लोग के अभी तो सब अपने बचपन का कुछ याद करता हूँ, खिलौना वगैरह, हो सकता है कि अभी के टाइम पे थोड़ा अपग्रेडेड हो गया, अब तो रिमोट कंट्रोल आता है ना खिलौना के नाम पे। पहले याद आ गया अभी एक चीज़, मुझे याद है कि इस टाइप का हम लोग के बचपन में एक खिलौना आता था जिसको ऊपर नीचे करते थे, घूमता था इस एक्सिस के अबाउट, तो ऐसे घूमते रहता था, यस। अच्छा, आजकल लाइट भी लग गया है, ओके। नहीं, कभी कभी मतलब एक्चुअल में मैं इरिटेट होता हूँ, तब इरिटेशन मतलब थोड़ी इन द सेंस कि मतलब टीचर बन गए ना, तो पढ़ाते पढ़ाते शायद वही नेचर भी हो गया है। हालांकि प्रोफेशन और पर्सनल फैमिली लाइफ को अलग रखना चाहिए, बट चाहकर भी नहीं हो पाता है। तो बच्चे हैं, अब उनको तो बाहर निकलना, घूमना, जो बातें अभी हम लोग को पसंद नहीं है, उन लोग को बहुत पसंद है। तो दुर्गा पूजा में मैं बैठा कर घुमाता हूँ तो बहुत सारा चीज़ मिलता है। अब मैं भी इंजॉय करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो बच्चे घूमते हैं, जैसे लता सिल चले गए, भोरलूमुख चले गए, एक बहुत बड़ा वर्टिकल झूला रहता है, राइट, बहुत बड़ा ऐसे वर्टिकल, जहाँ पे ऊपर से नीचे आइएगा तो लगेगा कि कुछ है ही नहीं, वेटलेस। देखते ना, उसी वेटलेस को फील करने के लिए आज के डेट में लोग अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं अंतरिक्ष में जाने के लिए। क्या है, वेटलेस ही तो फील करना है, ओके। तो एक्चुअल में अगर ये जो पैराबोला है वो इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करे ऐसे, करेक्ट, अब बहुत स्पीड में रोटेट करेगा तो नहीं लगता कि एक शेप जैसा नजर आएगा ऐसा।
वो शेप बनेगा जस्ट लाइक बाटी। बाटी समझते हैं, कटोरा या कटोरे, वाट एवर, राइट, बाउल, राइट। और उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे पैराबोलॉइड। पढ़िए मेरे साथ एक साथ एक बार, पैराबोलॉइड नहीं, पैराबोलॉइड। इसका मतलब पैराबोला को अपने वर्टेक्स से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर दिया जाए तो जो शेप बनेगा वो एक सरफेस रहेगा, राइट, वो एक, और उस सरफेस का नाम रहेगा पैराबोलॉइड, राइट। और नहीं याद आ रहा है तो ये जरूर याद रखिएगा, जस्ट लाइक बाउल, बाटी, कटोरा, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, तो इसका मतलब है कि किसी भी पैराबोला का टू विंग्स को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, और वो उसमें वन ऑफ द पार्ट में इंक्रीजिंग रहेगा, दूसरे पार्ट में डिक्रीजिंग रहेगा, ये राइट। मैंने ये नहीं बोला कि लेफ्ट में इंक्रीजिंग रहेगा या डिक्रीजिंग रहेगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ द पार्ट में। फॉर एग्जांपल इसके इस तरफ डिक्रीजिंग है तो इस तरफ क्या है, इंक्रीजिंग है, करेक्ट। तो सर इसका उल्टा भी हो सकता है, यस उल्टा भी हो सकता है। अगर मेरा पैराबोला कॉनकेव डाउन रहता देन ए रहता मेरा बी, ए रहता मेरा ए रहता ए रहता बी, ए रहता सी। अब लेफ्ट वाला पार्ट में इंक्रीजिंग रहता, राइट, क्यों, क्योंकि एम पॉजिटिव रहता, यहाँ पे रहता है इंक्रीजिंग, करेक्ट एवरीवन। और यहाँ से यहाँ रहता क्या, डिक्रीजिंग। इसका मतलब है कि किसी भी ग्राफ को एटलीस्ट आप पढ़ पाएंगे ना कि किस पार्ट में इंक्रीजिंग है, किस पार्ट में डिक्रीजिंग है, जस्ट बाय डिसाइडिंग द साइन ऑफ स्लोप, जस्ट बाय डिसाइडिंग द साइन ऑफ स्लोप, राइट। ओके ओके एवरीवन, लिख लीजिए। हो गया ना, ओके। अब लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। यकीन कीजिए प्योर फिजिक्स का क्लास है, इसमें मेरे पास भी उतना ही टाइम का कमी है जितना आपके पास है। अब फिर भी जो टॉपिक यहाँ पे ले रहे हैं मैथमेटिक्स में, इसका मतलब वो मेरा मजबूरी है। ये सारी बातें आएगा ही आएगा पक्का, करेक्ट ना। जो भी सिखा रहे हैं वो फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज में आएगा और बहुत vigorously आएगा। उस टाइम पे फिर मैं नहीं वहाँ पे ये बात डील नहीं कर पाऊँगा। बस वहाँ पे एक ही लाइन बोलूँगा कि मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया था, जाके देखिए। तो सर ये फिर मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट को सर, तो ये पूरा एक चैप्टर ही है भाई क्लास 12th में कैलकुलस में, जिसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि मैक्सिमा और मिनिमा जो वर्ड है वो बोलते ही आपके माइंड में क्या जाता है। मेरे माइंड में तो जाता है मैक्सिमा का मतलब बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू, यस, और मिनिमा का मतलब छोटा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे दो सेंटेंस बोल रहा हूँ। मान लेते हैं कि अगर आपसे बोला जाए गुवाहाटी में सबसे रिचेस्ट पर्सन, गुवाहाटी में, मैं पूरा कंट्री नहीं बोला, गुवाहाटी में सबसे रिचेस्ट पर्सन, तो भाई पूरा इन्वर्स गुवाहाटी नहीं है, राइट। लेकिन ऐसा तो टर्म जनरली यूज करते हैं ना लोग कि अच्छा गुवाहाटी में मिस्टर दिस ए बाबू सबसे रिचेस्ट पर्सन है, राइट। इसका मतलब गुवाहाटी में सबसे रिचेस्ट पर्सन, ये आपको नहीं लगता है कि गुवाहाटी मतलब लोकल मैक्सिमा का बात कर रहे हैं। लोकल मैक्सिमा, इट इज नॉट एब्सोल्यूट मैक्सिमा। बोलेंगे वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन, तब हो सकता है अमेजोन का जो मालिक है उसको बोलेंगे, नहीं तो पहले बिल गेट्स बोलते थे, राइट। तो जब वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन वो हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मतलब उससे बड़ा मैक्सिमा अब है ही नहीं, राइट। कहानी खत्म।
लेकिन अगर ये बोल रहे हैं कि गुवाहाटी का सबसे रिचेस्ट, ये हो गया लोकल मैक्सिमा, राइट। तो सर मैक्सिमा भी दो टाइप का, जैसे यहाँ पे बोलेंगे गुवाहाटी में सबसे बड़ा जो पहाड़ है, जो छोटा छोटा पहाड़ है ना आसपास में देखते होंगे, तो उसका सबसे हाईएस्ट जो पीक है, अब बोले पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक, तो अभी दिमाग में आएगा माउंट एवरेस्ट, मोटा मोटी। तो हो गया एब्सोल्यूट पीक सबसे बड़ा, लेकिन जहाँ पे नेबरहुड में आसपास में, तब उसको हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। तो मैक्सिमा कितने टाइप का, दो टाइप, एक तो हो गया लोकल मैक्सिमा, एक हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा, राइट। वैसे ही मिनिमा भी कितने टाइप का, लोकल मिनिमा और एक एब्सोल्यूट मिनिमा, मतलब भाई उससे कम होगा ही नहीं, राइट। वो सबसे लोएस्ट वैल्यू है। क्या लग रहा है, कुछ अनलॉक होने का संभावना है, पॉसिबिलिटी? न्यूज़ देखते हैं आप लोग? अनलॉक मतलब बाकी जगह बिहार वगैरह में तो 10th से ऊपर का, 10th 9th 10th सब ओपन हो गया है। देखिए स्टूडेंट, एक ग्राफ है, ध्यान से समझिएगा। कितना वर्टेक्स है इस ग्राफ में, ओके। तो ओके एवरीवन, तो यहाँ पे 5 वर्टेक्स है। अगर मैं बोलूँगा कि ये वैल्यू x1, बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, x2, x3, x4, अभी मेरा लुकआउट ये नहीं है कि इसमें सबसे बड़ा बड़ा वैल्यू कौन सा है। मेरा लुकआउट है कि x1 के क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू y1 मिला, ठीक है, तो x1 के नेबरहुड में, x1 के आसपास जो पॉइंट रहेगा, तो x1 के आसपास जो पॉइंट रहेगा वो यहाँ यहाँ, ये आप जानते हैं ना, 0 से 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर, तो 0 से 0.1 के बीच में कितना नंबर, यस। तो नेबरहुड कहने का मतलब अब बहुत दूर नहीं चला जाना है। मैं बोलूँगा मेरा नेबर में रहते हैं, तो ये नहीं कि मैं यहाँ पे नेबर बोल रहा हूँ और जालूकबाड़ी सोच रहा हूँ। नेबरहुड आसपास का पॉइंट, राइट। कहने का मतलब अगर x1 का, आप समझ रहे हैं नेबरहुड का पॉइंट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्टूडेंट से डर ये लगता है कि नेबरहुड को बोलेंगे तो आप बिल्कुल नेबरहुड मतलब इसको x2 को भी क्रॉस कर जाइएगा। नेबरहुड का मतलब है कि 2, अगर x1 का वैल्यू 2 है तो नेबरहुड का मतलब 2.1 जैसा, राइट, 2.2 जैसा, या उससे भी छोटा, या 1.89 के जैसा, करेक्ट ना। इसका मतलब x1 का वैल्यू जो y1 है, तो x1 के नेबरहुड में, मतलब लेफ्ट या राइट, अगर कोई भी वैल्यू x का लेते हैं तो नहीं, तो उसमें सबसे बड़ा वैल्यू y1 मिलेगा। x1 के जस्ट थोड़ा पहले कोई वैल्यू लेते हैं तो जो y का वैल्यू मिलता है, और x1 का थोड़ा बाद में जो वैल्यू लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं इतना बड़ा वैल्यू नेबरहुड में ले रहा हूँ।
बट जो भी लेते हैं वो y1 से छोटा वैल्यू देगा, राइट। इसका मतलब है कि x1 पे जो y1 का वैल्यू मिला है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। वो अपने आसपास का जितना भी x1 के आसपास का नेबरहुड में जितना पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में जो y का वैल्यू मिलता है उसमें सबसे बड़ा y1 है, करेक्ट ना। बट इस y1 को हम लोग क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे? इससे भी बड़ा वैल्यू है तो इस y1 को क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, बट इट इज़ काइंड ऑफ लोकल मैक्सिमम, राइट। आप मैक्सिमम ही बोलिए, बट कोई पूछेगा, अगर होता ना कि कोई वैल्यू पूछ लिया, हाँ इसका मतलब क्या है, आप समझा दिए। अब किसी को जब डाउन ही देना रहता है, नहीं नहीं इसका और इसका क्या मतलब है, तब बोलना है इट इज़ काइंड ऑफ लोकल मैक्सिमा, राइट। ऐसे बोलना है मैक्सिमा एट x1, करेक्ट ना। चलिए अब यहाँ देखिए x2 पे जो वैल्यू मिला बाई 2, टीचर बनिए तो अब समझ आएगा कितना कहानी सुनाना पड़ता है। तो x2 के आसपास कोई भी वैल्यू लेंगे वो बाई 2 से बड़ा ही रहेगा, राइट। इसका मतलब बाई 2 अपने आसपास के वैल्यू जो भी x2 का वैल्यू है, x2 से थोड़ा पीछे x2 से थोड़ा आगे अगर लेते हैं तो उसमें सबसे छोटा वैल्यू बाई 2 ही है, इज इट राइट। इसका मतलब बाई 2 क्या है, x2 के करस्पॉन्डिंग जो बाई 2 है वो लोकल मिनिमा है, इज इट राइट। तो ये दो जगह से आपने क्या सीखा, ओके सर ग्राफ में वर्टेक्स पे ही या तो मैक्सिमा होगा नहीं तो मिनिमा होगा। किसी ग्राफ में अगर वर्टेक्स बन रहा है, किसी ग्राफ में क्या बन रहा है, वर्टेक्स, करेक्ट। तो उस वर्टेक्स पे ही या तो मैक्सिमा रहेगा नहीं तो मिनिमा रहेगा, क्या करेक्ट है। एक बात तो पक्का सीख लिए। अच्छा, और किस वर्टेक्स, किस टाइप का वर्टेक्स पे मैक्सिमा रहेगा, तो सर जो इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं या क्रेस्ट बोलते हैं। तो क्रेस्ट पे मिनिमा रहेगा, ट्रफ पे क्या रहेगा, मैक्सिमा रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब जो कॉनकेव वैसा वर्टेक्स जो कॉनकेव डाउन है वहाँ उसके वर्टेक्स पे, कॉनकेव डाउन वाले पे मैक्सिमा रहेगा और कॉनकेव अप वाला वर्टेक्स पे मिनिमा रहेगा, इज इट राइट। करेक्ट ना एवरीवन। मैं लिखवा दूंगा कंक्लूड करके। इसका मतलब पहला पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, वर्टेक्स पे एग्जिस्ट करेगा, राइट। बट किस टाइप का वर्टेक्स पे मैक्सिमा रहेगा, वैसा वर्टेक्स जिसका जहां से ग्राफ कॉनकेव डाउन हो वहां पे मैक्सिमा, राइट। और वैसा वर्टेक्स जहां से कॉनकेव अप हो वहां पे मिनिमा, करेक्ट। चलिए इसको कंक्लूड किया जाए। कंक्लूजन, मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट एट द वर्टेक्स, मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट एट द वर्टेक्स, मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट एट द वर्टेक्स। ये पहला पॉइंट रहेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, that vertex from graph is concave down, the vertex from the graph is concave down, then at that vertex maxima। बोल सकते हैं स्टूडेंट जो मैंने बोला, the vertex from the graph is concave down, correct, then at that vertex value is maxima, is it right। comma, and the vertex from the graph is concave up, then at that vertex value is minima, correct। हो गया ना, ओके।
इसका मतलब यहाँ पे कोई पूछेगा क्या एग्जिस्ट करेगा तो क्या बोलना है, मैक्सिमा। यहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमा। अब बताएं किसी ग्राफ में दो कंटिन्यूअस मैक्सिमा और दो कंटिन्यूअस मिनिमा मिल सकता है? कहने का मतलब है कि ट्रफ के बाद ट्रफ के बाद ट्रफ ही मिलेगा, राइट? ओके भाई, मैक्सिमा के बाद मिनिमा आएगा ही आएगा, राइट? तो इस ग्राफ में कितना मैक्सिमा है कितना मिनिमा है देखिए तो। ओके, ए पे, सी पे, ई पे क्या है, मैक्सिमा। अब बी पे, डी पे, एफ पे क्या है, मिनिमा। इसका मतलब देखते हैं आप ग्राफ, इस बात का कितनी बड़ी खुशी है कि आप ग्राफ को पढ़ पा रहे हो, राइट? थोड़ा तो पढ़ पा रहे हैं। ओके, एट ए सी ई, मैं भी सीख रहा हूँ कुछ आप लोग के साथ साथ। एट ए सी ई मैक्सिमा, बी डी एफ मिनिमा, राइट? और प्लस ए भी सीखे, दो मैक्सिमा के बाद के बीच में एक मिनिमा रहता है, राइट? दो कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा नहीं मिलेगा बाजार से, दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा। सो बी पॉजिटिव, जो अभी आगे बढ़ रहे हैं तो आप होपफुल रहिए। एक गाना है ना, अपना दिन भी क्या आएगा, अपना दिन भी आएगा, अपना टाइम भी आएगा, एक गाना था, देखते हैं मेरे बच्चे सब यस मतलब वही है कि मतलब मैं बोल रहा था कि कभी कभी होता है ना, जैसे मैं खुद का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। कभी कभी भाई मैं भी करियर में रिस्क लेकर ही तो आसाम में आके रुका, कितना बढ़िया जॉब कर रहा था, राइट? जॉब रिजाइन दे दिया, अपना पूरा कैरियर को आईआईटी का बीटेक की डिग्री को एक साइड रख दिया, टीचिंग लाइन में आ गया। तो ये नहीं है कि वी आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर द कैरियर, राइट? बट एक्चुअल में रेस में हैं भी और नहीं भी हैं। क्लास में जब इन करते हैं, क्लास से बाहर तो एज ए कैटलिस्ट, क्लास में इन करते हैं, कैटलिस्ट में क्या बिजनेस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा, बिल्कुल बाहर छोड़ के आता हूँ। क्लास के अंदर आए अब पूरा फ्रस्ट्रेशन चेहरे पर रहेगा, पैसा आ नहीं रहा है, बड़ा ख़राब लग रहा है, तब ये सब बात पढ़ा पाएंगे? तो क्लास में तो मुझे बिल्कुल आपके लेवल में जाना पड़ता है ना, बिल्कुल हैप्पीली क्लास करके मैं ही उदास आत्मा की तरह जाऊँगा तो बच्चे तो और भी उदास हो जाएंगे। इसलिए बच्चे को तो अच्छा फील कराना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ लाइफ में फर्स्ट टाइम है। ओके, एनीवे, इसका मतलब है कि मैक्सिमा के बाद मिनिमा आएगा ही आएगा। तो इसका दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा पक्का होगा, या दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा होगा, राइट? और मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे होता है, वर्टेक्स पे। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि मान लेते हैं कि मैंने कोई एक्सप्रेशन दे दिया y इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, राइट? और तब उसमें निकालने के लिए दे दिया कि हाउ मेनी मैक्सिमा हाउ मेनी मिनिमा। कैसे निकालिएगा हाउ मेनी मैक्सिमा और हाउ मेनी मिनिमा? आप वेरी गुड, इसने ये बात किसने बोला, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट, रीच आ रहा है, यस। एक्स क्यू माइनस 2x², ऐसे ही दिमाग ओपन रखना है। काउंट कैसे कर लेंगे भाई, यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा, राइट? तब मैं बोलूँगा हाउ मेनी मैक्सिमा और मिनिमा, मुझे नहीं पता कि मैक्सिमा ही मिनिमा है, इसलिए मैंने और लगा दिया, हाउ मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट। ओके सर, मैक्सिमा है या मिनिमा होगा तो वर्टेक्स पे, अब वर्टेक्स पे स्लोप 0 होता है, राइट? तो एक काम करेंगे सर, dy/dx करेंगे, राइट?
और इसको बाद में इक्वल टू 0 कर देगा। 0 करने से जितना वैल्यू एक्स का मिलेगा उन सारे एक्स पे या तो मैक्सिमा रहेगा नहीं तो मिनिमा रहेगा, राइट। तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास, और जहाँ पे मैक्सिमा रहेगा या मिनिमा रहेगा उसको आगे चलकर मैं क्रिटिकल पॉइंट बोलने वाला हूँ, राइट। इसका मतलब मैथमेटिकल टूल में कौन सा पॉइंट, कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो गया है, मैक्सिमा और मिनिमा, राइट। यस, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।